नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति का संबोधन। उपराष्ट्रपति ने कहा, संविधान ने करोड़ों भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं को किया पूरा। संविधान दिवस पर देश ने संविधान निर्माताओं को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकों से कर्तव्यों का पालन करने की अपील। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान। विश्व में तेजी से बढ़ रहे घरेलू विमानन बाजारों में से एक भारत। हैदराबाद में सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया इकाई के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देश में बढ़ते निवेश और नवाचार का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले। इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने का फैसला। 7,280 करोड़ रुपए की योजना को मिली मंजूरी। ग्लासगो में गूंजा भारत का नाम। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के नाम। दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा भारत। अहमदाबाद में होगा मुख्य आयोजन। आज संविधान दिवस है। इस अवसर पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय कक्ष संविधान सभा की प्राथमिक बैठक स्थली रहा है। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा की अधिकांश महत्वपूर्ण बैठकें इसी कक्ष में आयोजित हुई। इसी जगह भारत के भविष्य की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना पर गहन विमर्श हुआ और इसी स्थान से संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज केंद्रीय कक्ष फिर एक ऐतिहासिक दिन का साक्षी बना। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और सांसद शामिल हुए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारा संविधान औपनिवेशिक मानसिकता को त्याग कर राष्ट्रवादी मानसिकता के साथ देश को आगे ले जाने के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि संवैधानिक आदर्शों में निहित सर्वसमावेशी दृष्टिकोण हमारी शासन प्रणाली को दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि संसद के सदस्य हमारे संविधान और लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा के वाहक, निर्माता और साक्षी हैं। पिछले एक दशक में संसद ने यह प्रदर्शित किया कि लोगों की आकांक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए। परिलक्षित करने वाली हमारे संसदीय प्रणाली विभिन्न आयामों पर और अधिक मजबूत होती गई है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान करके हमारे संविधान द्वारा जनता के विवेक पर जो आस्था व्यक्त की गई है, उसकी सफलता की विश्व के अन्य अनेक देशों में सराहना की जाती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिला मतदाताओं द्वारा बढ़ चढ़कर मतदान करना हमारी लोकतांत्रिक चेतना को विशेष सामाजिक अभिव्यक्ति देता है। महिला, युवा, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के हमारे देशवासी, मिडिल क्लास तथा न्यू मिडिल क्लास के लोग हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को पंचायत से संसद तक मजबूती से दे रहे हैं। हमारी समावेशी लोकतंत्रों में जन जन की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई है और उसे बहुआयामी विस्तार दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान निर्माता ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि संविधान के माध्यम से लोगों की सामूहिक और व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा हो। उन्होंने कहा कि संसदीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में संविधान सभा में दिए गए मजबूत तर्क आज भी प्रासंगिक हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की परिकल्पना के अनुरूप राष्ट्रहित में कार्य किया गया है और आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। हमारी संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अपेक्षा के अनुरूप राष्ट्रहित में कार्य किया है तथा जन सामान्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। अंत्योदय की इसी दृष्टि के साथ आधुनिक विकास का समन्वय करके भारत
विश्व समुदाय के सम्मुख विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लेकर जन कल्याण की सुविधाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के प्रयास हमारी राष्ट्रीय प्रगति को अतुलनीय विस्तार देते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हुए हमारे देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने देश के विकास और देशवासियों के जीवन को संबल प्रदान किया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ गहन राजनीतिक चिंतन की स्वस्थ परंपरा विकसित की है। आने वाली कालखंड में जो विभिन्न लोकतंत्रों और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो भारतीय लोकतंत्र और संविधान का विवरण स्वर्णाक्षर में किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया सहित 9 भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के लीडर जेपी नड्डा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे सांसदों ने संविधान दिवस पर प्रस्तावना का वाचन किया। संविधान दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारतीय संविधान स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लाखों देशवासियों के सामूहिक ज्ञान, बलिदान और सपनों का प्रतीक है। संविधान दिवस हमारी मातृभूमि के प्रत्येक नागरिक का उत्सव बन गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महान विद्वानों, प्रारूप समिति और संविधान सभा के सदस्यों ने करोड़ों भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गहन विचार प्रस्तुत किए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान का जन्म बुद्धिमत्ता, अनुभव, त्याग, आशाओं और आकांक्षाओं से हुआ है। हमारे संविधान की आत्मा ने सिद्ध कर दिया है कि भारत एक है और सदैव एक रहेगा। Our constitution was born out of intellect and lived experience, sacrifices, hopes and aspirations. The soul of our constitution has proved that Bharat is one and it will be one forever. In the recent years, by adopting pragmatic and saturation-first approach, we have been able to perform well on many development indicators. From nowhere, we are now the 4th largest economy of the world, and very soon we are going to be the 3rd largest economy of the world. That is why the whole world is now looking at us. 25 crore brothers and sisters of India have been liberated from poverty in the last 10 years. This is a historical monument achievement never seen in the human history ever before. With the help of digital technologies, 100 crore people have been covered under various social security schemes. We have made the impossible possible. उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र भारत के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है, लेकिन कोई भी लोकतंत्र नागरिकों के सचेत योगदान के बिना जीवित नहीं रह सकता। हमें कर्तव्य बोध के साथ अपनी अपनी भूमिकाएं निभानी होंगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर बदलते आर्थिक और भू राजनीतिक परिदृश्य में हम सभी को जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। चुनाव सुधार, न्यायिक सुधार और वित्तीय सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। One nation, one tax (GST) paved the way for removing complicated multi-tax system and also in removing the checkposts all over the country overnight. This proved that the government had a lot of faith in common man. Similarly, our Jan Dhan, Aadhaar, mobile JAM have added to ease of living for crores of our Indian citizens.
Direct benefit transfer, DBT, has ensured that the benefits reach the last citizen living in the remote corner of the country directly. No one is in between the government and the beneficiary. We all must use this modern science and technology with a constructive mind to achieve the ambitious goal of Viksit Bharat. No country can be made great just like that without the contribution of the people. We all have to perform our respective roles with duty consciousness. संविधान दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने देशवासियों से संविधान के आदर्शों को बनाए रखने का आह्वान किया ताकि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि संविधान के मार्गदर्शन में देश सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की परिवर्तनकारी यात्रा पर अग्रसर है। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। और इसी भावना के साथ मैं सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान निर्माताओं की अद्भुत बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप एक ऐसा शानदार संविधान तैयार हुआ जो न्याय, समानता, बंधुत्व और प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। भारत के संविधान ने राष्ट्र की विविधता को एक एकीकृत शक्तिशाली राष्ट्रीय पहचान में ढाला है। पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान दिवस पर संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी दूरदर्शिता प्रत्येक नागरिक को एक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान मानवीय गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है, देशवासियों को अधिकारों से सशक्त बनाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है, साथ ही सभी को सलाह देता है कि वो इन कर्तव्यों को हमेशा पूरा करने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर देश के नाम पत्र लिखकर 1949 में संविधान को ऐतिहासिक रूप से अंगीकार किए जाने का स्मरण किया। राष्ट्र की प्रगति में संविधान की स्थायी भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि 2015 में सरकार ने इस पवित्र दस्तावेज के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखने और अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने का भी आग्रह किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह पत्र हमारे संविधान की ताकत, उसका मर्म, उसका सत्व बताने का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है, जीवंत उदाहरण। गांधी जी ने कहा था कि सामाजिक कामकाज में हमेशा आपके लिए कसौटी यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को आपके काम से लाभ हो रहा है या नहीं। इस संविधान की जीवंतता
का इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि एक गरीब लड़का, सबसे गरीब घर का लड़का आज पिछले 24 वर्षों से महत्वपूर्ण पद पर रहकर देश की सेवा कर रहा है। और इस तरह अनेक उदाहरण आप पाएंगे कि आज पंचायत से लेकर और ऊपर तक हमारी विधायिकाओं में, संसद में अनेक ऐसी पृष्ठभूमि के लोग आ रहे हैं जो गांधी जी की जो कसौटी थी लोक और सार्वजनिक जीवन की, उससे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आयोजित संविधान दिवस समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कदमों ने देश में सामाजिक न्याय, आर्थिक एकीकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को नई दिशा दी है। राष्ट्रपति ने इसे संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1949 में संविधान सभा ने इसी केंद्रीय कक्ष में भारत के संविधान को अंगीकृत किया था। हमारा संविधान हमारी जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था का गतिशील आधार ग्रंथ है। संविधान निर्माताओं ने संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए समुचित प्रक्रिया का प्रावधान भी किया था। इस संविधान के आधार पर बदलते संदर्भों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों को परिभाषित किया जाता रहा है। अब तो हुए 106 संविधान संशोधन में नवीनतम संशोधन के द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसा सामाजिक और राजनीतिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। ये अधिनियम संविधान सभा की उन 15 महिला सदस्यों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने हमारी संसदीय प्रणाली में महिला सशक्तिकरण का सूत्रपात किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेलंगाना के हैदराबाद में सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व में तेजी से बढ़ रहे घरेलू विमानन बाजारों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत निवेश और नवाचार का स्वागत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं PLI ने भारत में निवेश और नवाचार के लिए वैश्विक कंपनियों को आकर्षित किया है। आज भारत के लोगों का एस्पिरेशन एक नए आसमान पर है। ऐसे में भारत में एयर ट्रैवल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज के इस कदम से भारत का विमानन उद्योग नए सफर पर चलने के लिए तैयार है। साथियों, भारत के एविएशन सेक्टर में तेज एक्सपेंशन के चलते मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO की सुविधाओं की जरूरतें भी बढ़ रही है। हमारा 85% MRO का काम देश के बाहर होता रहा है। इससे खर्च बढ़ता था, समय ज्यादा लगता था और एयरक्राफ्ट लंबे समय तक ग्राउंडेड रहते थे। ये स्थिति भारत जैसे विशाल एविएशन मार्केट के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए आज भारत सरकार देश के दुनिया के एक बड़े MRO केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। अब पहली बार देश में एक ग्लोबल OEM डीप लेवल सर्विसिंग की सुविधा स्थापित कर रहा है। साथियों, सैफरॉन की ग्लोबल ट्रेनिंग, नॉलेज ट्रांसफर और भारत के इंस्टीट्यूशंस के साथ साझेदारी, इससे देश में एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार होगी जो आने वाले वर्षों में पूरे MRO इकोसिस्टम को नई गति, नई दिशा देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मानना है कि जो देश में निवेश करते हैं वो केवल निवेशक नहीं बल्कि सह निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया इकाई आत्मनिर्भर और सक्षम भारत बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, भारत के पास तेज ग्रोथ है, स्थिर सरकार है, रिफॉर्म से जुड़ा माइंडसेट है, बहुत बड़ा यंग टैलेंट पूल है, एक विशाल डोमेस्टिक मार्केट है और सबसे खास बात, भारत में निवेश करने वालों के लिए हम सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बल्कि को क्रिएटर मानते हैं। हम उन्हें विकसित भारत की जर्नी के स्टेक होल्डर मानते हैं। इसलिए मैं सभी इन्वेस्टर्स से कहूंगा, इंडिया इज प्रूविंग बाय बेटिंग ऑन इंडिया इज द स्मार्टेस्ट बिजनेस डिसीजन ऑफ दिस डेकेड। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की ओर देश की यात्रा समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के संवैधानिक सिद्धांतों से प्रेरित है। दिल्ली विधानसभा में संविधान दिवस समारोह के दौरान कॉफी बुक टेबल का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान ज्ञान से उत्पन्न हुआ है और ये भारत की आत्मा है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और यहां के 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की सरकार की हालिया उपलब्धियों की उन्होंने सराहना की। Samvidhan Divas has now become a celebration of every Indian. Through nationwide celebrations, we have helped to raise awareness of the Constitution, encouraged the citizens to understand their rights and duties, and honored Dr. Bhimrao Ambedkar, Chairman of the Drafting Committee. This year is the significant as we conclude the year-long celebrations which began last year in 2024 of the 75th anniversary of our Constitution. The government has designed various activities such as reading of the preamble, a film on the Constitution and others as a part of Amara Samvidhan, Amara Swabhiman, and that is the great our Constitution is restoring the self-respect of the nation. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। I am happy to see that the Delhi Legislative Assembly has diverse professional experience. The days are changing and the complexity of the Legislative Assembly is also changing. There are good social workers, there are good businessmen, there are good lawyers, there are good doctors. This diversification is giving a very good experience and it is taking care of the entire sphere of life by its own. I am also pleased to note that besides other committees, you have also had a legislative committee on senior citizens. That shows how faith you are having in the great culture of India, the transgender and the persons with disabilities. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संविधान दिवस के पावन अवसर पर दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक सदी की गौरव यात्रा केवल प्रशासनिक इतिहास नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में यूपीएससी के अप्रतिम योगदान की अमिट कथा है, जहां योग्यता, ईमानदारी और पारदर्शिता ने लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत नींव प्रदान की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बीते 100 वर्षों में यूपीएससी ने लाखों युवाओं के लिए उनके ज्ञान, परिश्रम और नैतिक मूल्यों के द्वारा देश सेवा का मार्ग प्रशस्त किया। यूपीएससी की 100 वर्ष की यात्रा इस देश के प्रशासनिक ढांचे, वहां की पारदर्शिता, वहां की जवाबदारी, वहां की निष्पक्षता, वहां की गोपनीयता केवल भारत में नहीं, दुनिया के लिए भी ये संस्था आज मार्गदर्शन के रूप में है। और इस 100 वर्ष की यात्रा में इस संघ लोक सेवा आयोग के अंदर जिन महानुभावों ने योगदान दिया, अपने विजन से, अपने कार्य से और अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार इसकी निष्पक्षता, ईमानदारी, गोपनीयता, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाए रखी, वह सब लोग बधाई के पात्र हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यूपीएससी ने विविध सामाजिक, भाषाई और भौगोलिक पृष्ठभूमियों से आने वाली प्रतिभाओं को एक मंच पर लाकर समृद्ध विविधता को प्रशासन की आत्मा बनाया, जो भारत को जीवंत, संवेदनशील और समावेशी बनाती है। डिजिटल युग, एआई, वैश्विक बदलावों और नई चुनौतियों के बीच आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं को और अधिक वैज्ञानिक, आधुनिक और प्रभावी बनाते हुए सुशासन और उत्कृष्टता के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। भविष्य की चुनौतियां भी हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपीएससी के चेयरमैन ने इस दिशा के अंदर वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को बदलते संसाधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो, जलवायु परिवर्तन हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, साइबर हो, ऐसी बहुत सारी चुनौतियां इस देश में आने वाली है। और उस चुनौतियों को ध्यान में रहते हुए इस संस्थान के निर्माण में और इस संस्थान की भावी
योजनाओं में इसका विशेष रूप से ध्यान रखा है और इसीलिए डिजिटल के इस युग में हम किस तरीके से यूपीएससी देश के हर व्यक्ति के नजदीक पहुंचे, उसका विश्वास, उसका भरोसा रहे। और सही कहा अजय कुमार जी ने कि जो लोग टैलेंट, भारत का टैलेंट जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आता है, उसको समय समय पर हम देश की अन्य संस्थाओं के अंदर नियोजित कर सकें, इसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। केंद्र सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए आज 4 बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो के विस्तार परियोजना, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के 4 जिलों को कवर करने वाली 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बड़े निर्णयों में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। स्कीम का कुल समय अवार्ड की तारीख से 7 साल होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,280 करोड़ रुपए के खर्च से रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य देश में हर साल 6,000 मीट्रिक टन इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण शुरू करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट सबसे मजबूत तरह के परमानेंट मैग्नेट में से एक है और इलेक्ट्रिक वाहनों, अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह योजना एकीकृत विनिर्माण सुविधा बनाने में मदद करेगी। इसमें रेयर अर्थ ऑक्साइड को मेटल में, मेटल को एलॉय में और एलॉय को फिनिश्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट में बदलना शामिल है। मिनरल भी लाना और उसको यूज करके उसका फाइनल प्रोडक्ट भी बनाना, तो एक तरीके से पूरी वैल्यू चेन को कवर करने का प्रयास इन दोनों स्कीम्स में मिलाकर है। इस पे करीब 7,280 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होएगा। 7,280 crore rupees will be invested and the focus will be on the entire value chain. It will be an integrated manufacturing facility. और केवल एक नहीं, up to 5 units will be established. Up to 5 units will be established, each one having 1,200 metric tons per annum capacity. So within next 2 to 3 years, these plants will be set up और इन plants में manufacturing production start हो जाएगा and this will be a major strategic win for the country. भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिल गई है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आज कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक के बाद अहमदाबाद को होस्ट सिटी घोषित किया गया। भारत को मेजबानी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जाहिर की है। कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित करने की दौड़ में नाइजीरिया की राजधानी अबुजा भी थी, लेकिन अहमदाबाद ने उसे पीछे छोड़ दिया। अहमदाबाद को मेजबानी देने के पीछे एक बड़ी वजह अच्छा बुनियादी ढांचा, प्रशासन और कॉमनवेल्थ गेम्स के मूल्यों के साथ तालमेल रहा है। भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। इसके अलावा भारत ने 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। भारत ने पुरुष और महिला क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी की है। फीफा अंडर 17 विश्व कप की भी मेजबानी की है। भारत ने हॉकी विश्व कप, दक्षिण एशियाई खेल और विभिन्न एशियाई चैंपियनशिप जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की भी मेजबानी की है। मुझे खुशी है कि आज ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स काउंसिल की जनरल असेंबली ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में आयोजित हो उसके लिए औपचारिक घोषणा करी है। ये गेम्स 100वीं गेम्स है। कॉमनवेल्थ की 100वीं गेम्स भारत में आयोजित होना ये कॉमनवेल्थ खेल मंडल के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। और भारत में 2030 में उत्साहपूर्वक आयोजन करा जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 2030 के कॉमनवेल्थ में भारत के हमारे एथलीट भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। I am so happy to get the Lifetime Achievement Award, like these are all the small things will motivate the players also, when they do. I am not expected that they are going to give the Lifetime Achievement Award, but I am happy that whatever I did and these are all the motivation for the players also, and it's good that working together.
और इसी के साथ आज की खबरें फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए संजय टीवी के साथ। नमस्कार। Delighted to